आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का। अब इसमें जो है हमने करना है एडोलेसेंस एंड अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, ठीक है, उसका एडिक्शन अगर हो जाता है तो उसके कितने वर्स्ट इफेक्ट्स देखे जाते हैं ह्यूमन बॉडी पे, ये आज हम समझेंगे। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। यहाँ पर आप लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो हम समरी करेंगे, ठीक है, वो समरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वो समरी को आप लोग ध्यान से पढ़ना। आप लोग जो है पूरा चैप्टर करने के बाद सोचते हो कि समरी वाला पार्ट क्या ही इंपॉर्टेंट होगा, पूरा चैप्टर का तो उसमें बहुत ही कम हिस्सा लिखा हुआ है। पूरा चैप्टर हमने डिटेल में कर लिया। समरी में क्या दिया है, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर्स की, एक चैप्टर की नहीं, सारे चैप्टर की, बी इट फिजिक्स, बी इट केमिस्ट्री, बी इट बायोलॉजी। तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू वॉच इट टिल दी एंड। और आप लोग को पूरे लेक्चर में जो भी समझ आ रहा है उसका नोट्स बनाना है। आप लोग के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक आप लोग को पूरी तरीके से 100% खुद समझ में नहीं आ सकती, खुद से आप उसे नहीं समझ सकते हो। दैट इज वाई यू रिक्वायर लेक्चर्स। और लेक्चर्स आप लोग के दिमाग में पूरे नहीं बैठेंगे। एक एक घंटे के, दो दो घंटे के लेक्चर्स, यू कैन नॉट मेमोराइज एवरीथिंग। आप लोग को जरूरत है उसको नोट डाउन करने की। तो मेरे साथ ही अपनी नोट्स बनाओ। जहां इंपॉर्टेंट मार्क करने बोल रही हूँ वहां इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ये लेक्चर होगा, ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद में पूरे चैप्टर का या फिर पार्ट्स में हम जो है पीडीएफ अपलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। उसके साथ साथ पीडीएफ के साथ साथ वीडियो सोल्यूशंस अपलोड होंगे, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और जितने भी अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग नीट एंड एवरीथिंग आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। आप लोग को सब चीज़ जो है साथ में प्रिपरेशन करते हुए सब चीज़, सारी स्ट्रेटेजीज अपनानी है। स्ट्रेटेजी यार कुछ नहीं होती है, अपना खुद से जो टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो जो आप लोग के लिए बेटर है वो होना ज़रूरी है। आप लोग का अब तक के तो 10+ आवर्स का जो है शेड्यूल हो जाना चाहिए था स्टडी का, ठीक है। तो 10+ आवर्स आप लोग के इफेक्टिव टाइमिंग होने चाहिए फॉर स्टडिंग, ठीक है। 10 आवर्स आप लोग का होना ही चाहिए। बाकी जो आपके 6 घंटे बचते हैं, ठीक है, वो 6 घंटे आप लोग का इतना इफेक्टिव नहीं होता होगा, लेकिन 10 आवर्स का इफेक्टिव होना चाहिए कि वहाँ से आपने जो है कुछ प्रोडक्टिविटी हो रही है। फाइन। सो इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पूरी नोट्स को आप लोग ने खुद ने बनाना है। कोई पीडीएफ कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर में आप लोग को सारी चीजें बताई गई है, सब कुछ इनफ है आज के लेक्चर में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। राइट, या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। तो एडोलेसेंस के साथ में इस पर्टिकुलर पार्ट का क्या रिलेशन है, एडोलेसेंस के साथ में ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की बात क्यों की गई है। सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज एडोलेसेंस, ठीक है, और ये कौन सा पीरियड है या प्रोसेस है, ये सब आप लोग को आज के लेक्चर में बताया जाएगा। और इसका जो है पर्टिकुलर इसके साथ में क्या रिलेशन होता है, दैट वाई एडोलेसेंस इज रिलेटेड एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे ये पूरा पार्ट। आप लोग को जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम जो है साइड बाय साइड करते जाएंगे, ठीक है। एडोलेसेंस, ये इस चीज से आप लोग को कुछ समझ में आना चाहिए। व्हाट इज एडोलेसेंस एंड दिस वर्ड इज रिलेटेड टू अडल्टहुड, ठीक है। एडोलेसेंस से आप देखो एडल्टहुड काफी ज्यादा सिमिलर है। तो जो एडल्टहुड के पहले वाला टाइम होता है, जस्ट बिफोर द एडल्टहुड, जो कुछ सालों का जो गैप पीरियड होता है, उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। उस दौरान वो बॉडी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी में फिजिकल चेंजेस के साथ में बिहेवियरल चेंजेस, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। मेंटली हमारा जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर देखे जाते हैं, दैट मींस हमारे सोचने का तरीका बदलता है, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स बदलते हैं, ठीक है। हमें हमेशा तो बार्बी डॉल नहीं पसंद आती, हमें हमेशा टॉयज तो नहीं पसंद आते, ठीक है। विद टाइम अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारी चॉइसेस बदलती है, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर पीरियड, ये एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, यहाँ पर बहुत ही मेजर चेंजेस देखे जाते हैं, ठीक है। मतलब अ पर्सन एक्चुअली डिसाइड्स के आगे उसे जो है किस तरीके का इंसान बनना है, वो एडोलेसेंस में इंसान डिसाइड करता है, ठीक है। सो आगे कितने साल तक के वो बहुत लंबा टाइम का इफेक्ट अपने अंदर छोड़ता है। जो हमारा एडोलेसेंस पीरियड में जो हमारे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं वो आगे बहुत सालों तक, अंटिल वी सी द बैड इफेक्ट्स और द गुड इफेक्ट्स ऑफ दैट, ठीक है, हम वही चीज फॉलो करते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस देखने से पहले तक हम वही चीज फॉलो करते हैं। एंड विद एक्सपीरियंस, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं द गुड एंड द बैड साइड ऑफ व्हाट वी डिसाइडेड इन आवर एडोलेसेंस एज, उसके बाद में फिर हमें वो रियलाइज होता है। सो व्हाट इज रिटन ओवर हियर, एडोलेसेंस मींस बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस। ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही सेंसिटिव, ठीक है, पीरियड होता है। मतलब एक पूरा एक गैप होता है बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द अडल्टहुड, उसके बीच में का जो ब्रिजिंग होता है, दैट इज एडोलेसेंस। तो इसको दोनों तरीके से माना जा सकता है। इट मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस। पीरियड मतलब क्यों पीरियड कहा गया, बिकॉज वो एक पूरा एक लंबा एक उसके अंदर टाइम पीरियड अपने अंदर वो इंक्लूड करता है। और यहाँ पर आप लोग को टाइम पीरियड दिया हुआ है फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स। जब जो ठीक है, इट कैन बी बॉय, इट कैन बी गर्ल, मेल और फीमेल, इट कैन बी, ठीक है, देयर एज ग्रुप्स फ्रॉम 12 to 18
12 से 18 ईयर्स के जो एज ग्रुप्स वाले ठीक है लड़की या लड़का होते हैं, दे आर इन देयर एडोलेसेंस पीरियड। और इसको प्रोसेस क्यों कहा गया है? बिकॉज ये एडोलेसेंस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एडोलेसेंस को पीरियड भी कहा गया है, एक पूरा टाइम पीरियड भी उसके अंदर आता है, और लेकिन वो टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं, बहुत सारे एक पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा होता है। दैट इज वाई एडोलेसेंस इज अ पीरियड एज वेल एज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स मेच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। मतलब वो टाइम पे हमारे थॉट्स के अंदर बहुत ही सेंसिटिव चेंजेस आते हैं। वी बिकम मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स ओपिनियन अबाउट अस, कि मतलब दूसरे क्या सोच रहे हैं, हाउ कैन आई बी ऑन द लाइमलाइट, हाउ कैन एवरीवन गिव अटेंशन टू मी। तो ये सब चीज़ें, ये सारे थॉट्स आते होंगे आप लोगों को भी, ठीक है। अगर आप 18 बिलो नहीं, ऐसे देखा जाए तो 18 के अबाव भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं। सो इट इज जस्ट अ रफ रेंज, ठीक है। इसके बाद में, इसके पहले थोड़े सालों तक देखा जाता है एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग विच ये एडोलेसेंस पीरियड में, ठीक है, अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड। मतलब उससे जो है थोड़ा अपने आप को किस तरीके से कैरी करना है, किस तरीके से रहना है, वो थोड़ा उसके अंदर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, मतलब किस तरीके से जो है अपना एक आइडेंटिटी बनानी है। द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period, ठीक है। इट कैन बी थॉट, कंफर्म नहीं है कि यही एज हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो ये क्या है बेसिकली? इट इज़ लाइक अ ब्रिज। यहाँ पर आप लोग का चाइल्डहुड चला 0 से इधर तक 12 ईयर्स तक, ठीक है। यहाँ पर कुछ सालों का आप लोग का ब्रिज था, उसके बाद में आप एक फाइनल इंसान बनते हो, ठीक है, जो आप लोग को रियलाइज होता है एट द एज ऑफ 20 और 21 और 22 और एट द एज ऑफ 18 और 19। तो यहाँ से हम देखते हैं आगे का पूरा टाइम, ये आप लोग का एडल्टहुड वाला रहता है। देन कम्स दी मेच्योर, मतलब जो 30s आ जाता है, देन 40s, देन यू बिकम ओल्ड। तो ये जो ब्रिज था यहाँ पर 12 से 18 का, दिस पर्टिकुलर एज इज वेरी सेंसिटिव एंड क्रूशियल टाइम पीरियड ऑफ अवर लाइफ, क्योंकि यहाँ पर हम अपने सारे बिलीव सेट कर रहे होते हैं, हमारा एटीट्यूड सेट कर रहे होते हैं, जो हमको आगे जाके लगता है कि ओके, हियर आई वाज रॉन्ग, वाई वॉज आई कंसर्न कि दूसरे लोग हमारे मतलब अपने हमारे लिए क्या ओपिनियंस रखते हैं, वाई वॉज आई इवन कंसर्न अबाउट इट। तो ये सारे थॉट्स आते हैं ना कभी कभार कि ठीक है, हम ऐसा सोचते थे, हम कभी ऐसा भी सोचते थे, ठीक है। तो ये हमने कई बार देखा भी होगा, ठीक है। So in other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological, मतलब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसके साथ में बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं, दैट मीन्स साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। Then adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. मतलब क्या कि यहाँ पर वल्नरेबल मतलब हम बहुत ही ज़्यादा प्रोन होते हैं, वल्नरेबल मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं टू गेट इनटू अ रॉन्ग कंपनी, टू गेट इनटू अ रॉन्ग फ्रेंडशिप और इन अ रॉन्ग टाइप ऑफ एडिक्शन और इन एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, ठीक है। तो ये कैसा होता है, हम जो है मेंटली एज वेल एज साइकोलॉजिकली कैसे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, ठीक है। Next, need for adventure and excitement and experimentation constitute common causes which motivate youngsters toward drug and alcohol abuse. देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिए हैं, everyone would have experienced it, हर किसी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इस चीज़ का हो ही जाता है। दिया है क्यूरियोसिटी कि मतलब we need to understand, we need to know कि what is happening with a friend की फ्रेंड के साथ क्या हो रहा है, फ्रेंड की बहन के साथ क्या हो रहा है, सब चीज़ हमें पता करनी होती है, ठीक है। what is this particular type of person is thinking about me, ये सारी क्यूरियोसिटी होती है। नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, ठीक है, ये कर लेते हैं आज, थोड़ा ये कर लेते हैं। अलग अलग टाइप के हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए जो है एक्साइटेड होते हैं, अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करने के, ये करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी डू दिस। वी डोंट लर्न फ्रॉम दी कॉन्सिक्वेंसेज और दी एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अदर्स, ठीक है। हमें खुद वो चीज़ क्या करनी होती है, टेस्ट करनी होती है, फेस करना होता है। कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर्स टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो ये जो है एक तरीके से एक रोड वे बना रहा होता है टुवर्ड्स एडिक्शन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन करना है, कोई एडवेंचरस चीज करना है। वी ऑल नो कि यहाँ से जाके सब लोगों के साथ में बुरा ही हुआ है, कोई पर्टिकुलर हॉरर रास्ता है, वहां पर चल के सबके साथ बुरा ही हुआ है। तो अभी टीनेजर्स जो होते हैं ज्यादातर 12 से 18, या अगर आप देखो 13, 14, तो ये टीनेजर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं टीनेज, ये इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को हम टीनेज कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर एज में ज्यादातर ये सारे एडवेंचरस चीजें करने का जो है बहुत मन करता है। तो इस एज में क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक इंसान जो है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज में चला जाए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं।
वन ऑफ द रीजन इज पेरेंट्स का निग्लेक्शन, सेकेंड रीजन इज दूसरी गलत लोगों के साथ जो संगत होती है, दैट इट कैन बी फ्रॉम विद इन आवर सेल्फ, ठीक है, कि वी वॉन्ट टू डू दैट, एक एडवेंचरस नेचर होता है, सो इट कैन बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे, वी कैन ट्राई टू डू थिंग्स दैट आर गुड विच नो बडी हैव एवर एक्सपीरियंस एंड वी नो इट इज गुड, ठीक है, दैट टाइप ऑफ ये जो एक्साइटमेंट होता है उसको उस वे में, उस डायरेक्शन में जो है इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए. लेकिन व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, बिकॉज ऑफ रॉन्ग कंपनी, व्हाट हैपेंस, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है, ऑन द रॉन्ग वे, ठीक है. नेक्स्ट, अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट, ये तो है. नेक्स्ट, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट्स दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट्स, ठीक है. देखो इसके अंदर क्या हो सकता है कि दूसरे जो दोस्त है आप लोग को बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, एक बार करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक बार अगर हमने स्मोक कर लिया तो कुछ नहीं होगा, एक बार अगर हमने ड्रग और अल्कोहल ले लिया तो कुछ नहीं होता है, बार बार लेने से होता है. सो ये जो है हमारे खुद के अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑलरेडी होती है जिसको बढ़ावा, वी कैन से इट कैन कॉम्प्लिकेट फर्दर, ठीक है, बाय द इफेक्ट्स दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट्स. हमें ऐसा लग रहा है कि ओके इसके ये बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑफ अल्कोहल और ड्रग अब्यूज. नेक्स्ट क्या दिया है, Thus the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation. बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट टाइम हम बैड साइड में पढ़ रहे होते हैं, ड्रग और अल्कोहल या स्मोकिंग में पढ़ रहे होते हैं, दैट कुड बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, दैट कुड बी आउट ऑफ एक्साइटमेंट कि हमें ये चीज़ सिर्फ एक बार करनी है, ठीक है. बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग दीज टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं उससे एस्केप करने के लिए, नींद में जाना है या फिर यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट यूफोरिया, जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि यूफोरियल चेंजेस होते हैं, मतलब हमें जो लगता है हमारे अंदर एक्सट्रीम ज्यादा हैप्पीनेस, सब चीज अच्छा हो गया, सब कुछ एकदम एनर्जेटिक लगता है, सब चीज ऐसा लगता है सब अच्छा चल रहा है. सो वो पर्टिकुलर स्टेट में पहुंचना और अपनी रियलिटी से एस्केप करना, वो जो एक्सपीरियंस होता है उससे एडिक्शन हो जाता है इंसान को, ठीक है, टू एक्सपीरियंस दैट फॉल्स वी कैन से वर्चुअलिटी, ठीक है, इन ऑर्डर टू वी कैन से फेस द रियलिटी, द हार्श रियलिटी. तो इंसान क्या करता है फिर, दैट पर्टिकुलर टीनेज और दैट पर्टिकुलर पर्सन इन एडोलेसेंस स्टार्ट यूजिंग दैट सेम थिंग एज एन एडिक्शन. ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन परसुएडिंग द यंगस्टर्स टू ट्राई अल्कोहल एंड ड्रग्स. देखो हमारे पास में जो एकेडमिक टेंशन होता है इस वजह से भी काफी बार इंसान जो है ये सब चीजों में पड़ जाता है. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, अ प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, अ प्रॉपर वी कैन से अटेंशन फ्रॉम टीचर्स जो होती है, जो क्लास में पढ़ाती है इतने घंटे, टीचर्स जो क्लास टीचर, जो रिप्रेजेंटेटिव टीचर होती है, उनका अटेंशन हर एक बच्चे की तरफ होना. बिकॉज आधा टाइम जो ठीक है स्टूडेंट, जो एक पर्टिकुलर चाइल्ड होता है, एक इंसान होता है, टीनेजर होता है, वो आधा टाइम स्कूल में और मोस्ट ऑफ द टाइम घर में होता है, कुछ टाइम वो दोस्तों के साथ बाहर जाता है, राइट. तो जो टाइम वो क्लास में रह रहा है वो पर्टिकुलर बिहेवियरल चेंजेस, उसके एकेडमिक चेंजेस कम हो रहे होते हैं, एकेडमिक उसका जो वो रहा है, एकेडमिक वी कैन से अब तक का पूरा रिजल्ट रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, गुड है या बैड है, ये सब चीज का इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंचाना इज द वर्क ऑफ टीचर्स, ठीक है. इससे हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि चाइल्ड इज गोइंग इन अ राइट वे और द रॉन्ग वे. सो यंगस्टर ये क्या होता है डिस्प्ले, ठीक है. तो हमारे एकेडमिक प्रेशर जो है बेसिकली ये सब वन ऑफ द कॉज है कि ये सारे प्रेशर्स में जो है टीनेजर पड़ जाता है इनटू एडिक्शन. The perception among youth that it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for you to start these habits. देखो हमारी जो पूरा फ्रेंड सर्कल होता है, बट आई डोंट नो ये चीज़ स्टार्ट कैसे होती है, या खुद ही एक एक नेचुरल क्यूरियोसिटी जैसा यहाँ पे लिखा है वही होता है कि आसपास सब लोग को ये लगने लगता है नाउ दिस इज कूल. अगर कोई इंसान ये कर रहा है ना हमारे फ्रेंड सर्कल में, दैट इज द लीडर ऑफ दिस ग्रुप, दैट हैज़ टू बी द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेंड ग्रुप, ठीक है. उसको जो है बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेम उसको मिल जाता है, फेमस हो जाता है. सो अदर्स दूसरे जो होते हैं उसको भी यही लगता है, और उस पर्टिकुलर इंसान को भी यही लगता है कि आई एम कूल बिकॉज आई एम स्मोकिंग, आई एम डूइंग थिंग विच नो बडी एल्स कैन डू, ठीक है. सो ये जो कूलनेस का कॉन्सेप्ट है, इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो है दे फॉल इनटू एडिक्शन ऑफ दीज टाइप्स. टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट ऑल्सो हैव टू प्रमोट दिस परसेप्शन. क्लियर है, समझ आ रहा है. तो हमारे जो मतलब देख सकते हो मूवीज में, सिनेमा में जो दिखाया जाता है, ठीक है, वाई अ पर्सन इज कूल दिखाया जाता है ऐसा, राइट. न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी जगहों पर दिखाया जाता है. अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग एडोलेसेंट्स आर अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड पीयर प्रेशर. तो एज आई सेड, आप लोग यहाँ पे क्या दिया अदर फैक्टर्स में कि एसोसिएटेड ड्रग, ठीक है, अमंग एडोलेसेंट्स आर अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स. घर में ही कुछ तोड़म ताड़ी चल रही है, घर में ही आर्ग्यूमेंट्स होती है, फाइट्स होती है, दैट टाइप ऑफ टॉर्चर अगर होता है, कोई वायलेंस देखा जाता है फैमिलीज के बीच में, सो दैट अफेक्ट्स द चाइल्ड
मैसिवली, ठीक है, उससे जो है जो चाइल्ड होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं स्पेशली, उनके ऊपर बहुत ही मैसिव इफेक्ट पड़ता है. सो अनस्टेबल मतलब कभी अच्छा चल रहा है बहुत टाइम तक, फिर खराब चल रहा है, फिर कुछ अच्छा चल रहा है, फिर बहुत टाइम तक फैमिली के अंदर जो है रिलेशंस खराब हो रहे हैं पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के, ठीक है. अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स है, दे आर नॉट सपोर्टिंग अ पर्सन के, मतलब उससे जो है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जाना है, उससे कोई पर्टिकुलर कराटे में जाना है या दूसरी चीज़ों में जाना है, एंड पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग फॉर दैट. क्रिकेट खेलना, पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग, तो ये अनसपोर्टिव बिहेवियर होता है. उस वजह से भी कई बार एक एडिक्शन का एक ये वे बन सकता है. और पीयर प्रेशर तो समझ ही आता होगा. पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि दोस्तों की तरफ से चल एक बार ले ले, एक बार से कुछ नहीं होता, एक जो है एक सेट ले ले, एक सेट से कुछ नहीं होता. सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स अफेक्ट्स द पर्टिकुलर पर्सन. नेक्स्ट इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस. अब यहाँ पर हम समझेंगे जो भी एडिक्शन पहुंच रहा है, पहले तो हम ये समझ लिए कि एडोलेसेंस क्या था और एडोलेसेंस वाली एज ही सबसे ज़्यादा प्रोन क्यों होती है, ये हमें समझ आ गया. टू फॉल इनटू एडिक्शन, ये वाली एज ग्रुप जो 12 से 18 की जो टीनेजर वाली ग्रुप होती है, ये सबसे ज़्यादा एडिक्शन में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं. ये सब हमने पिछले पैराग्राफ में समझ लिया. अब एडिक्शन कौन से टाइप का हो सकता है और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें हो सकती है जो एडिक्शन पहुँचाए या फिर जो प्रमोट करे एडिक्शन को. न्यूज़पेपर्स जैसे हमने पढ़ लिया, ठीक है, सिनेमा जो मूवीज है उसमें है, सॉन्ग्स में है, फैमिली की तरफ से है, पीयर प्रेशर है, फ्रेंड सर्कल है, और ये कूलनेस वाला ये सारा कंसेप्ट हमने देख लिया. अब ये एडिक्शन अगर पड़ जाता है तो उसका डिपेंडेंस मतलब उसका जो है पर्टिकुलर एडिक्टर जो होता है उसका किस तरफ जो है झुकाव मिलता है, किस तरफ वो डिपेंड हो जाता है. सो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर. Because of the perceived benefits, drugs are frequently used repeatedly. जो benefits, जो false benefits मिल रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम खुश हैं, हमारे पास बहुत सारी एनर्जी आ गई है, everything is going all right, everything is going in a very best condition. ये सारे जो हमें false benefits feel होते हैं, drugs are frequently used repeatedly. ठीक है, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंट में उसको, मतलब थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में उसको यूज कर रहे हैं. और रिपीटेडली तो कर ही रहे हैं, लेकिन हर दिन नहीं कर रहे, एक दिन में 10 बार कर रहे. सो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंटली. ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है वो कैसा हो रहा है, कम होता जा रहा है. इस तरीके से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ द अल्कोहल. तो ये चीज आउट ऑफ बेनिफिट, ऐसा फॉल्स बेनिफिट तो लगता है, लेकिन वी डू नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, ये करते करते जो है इंसान ये नहीं समझ पाता कि दे आर फॉलोइंग इनटू एन एडिक्शन, इनटू अ लाइफ लॉन्ग ट्रैप, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. ठीक है, एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स. एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज लिखी है. Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. देखो क्या दिया है यहाँ पे, जो addiction होता है that is because of what things, ये it is a firstly क्या है, it is a psychological attachment. हमें जो है उसको टच करने में अच्छा नहीं लग रहा है, हमें उसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है. वी वॉन्ट द इफेक्ट्स ऑफ इट. इफेक्ट शुड रीच आवर ब्रेन, हमारे न्यूरल सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम में उसका इफेक्ट समझ में आना चाहिए, हमें फील होना चाहिए, साइकोलॉजिकल चेंजेस उसके दिखाई देने चाहिए. ठीक है, अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स, जैसे कि हम जो है एडिक्टेड कोई पर्टिकुलर चीज से नहीं होते, वही जो उसके अंदर इफेक्ट्स पहुंचा रहे हैं हमारे दिमाग में, अगर वही इफेक्ट्स दूसरी कोई पर्टिकुलर चीज पहुंचाने लगे तो हम उससे भी एडिक्टेड हो जाएंगे. सो एडिक्शन यहाँ पर मटेरियल से नहीं हो रहा है. एडिक्शन किससे हो रहा है, एडिक्शन इज बिकॉज ठीक है टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ मेंटल स्टेट. यूफोरिया देखने मिल रहा है, नींद आ रही है, रिलैक्स हो जा रहे हैं, एकदम काम डाउन हो जा रहे हैं, स्ट्रेस दूर हो रहा है, एकदम खुशी महसूस हो रही है, दैट इज यूफोरिया, राइट. टेम्पररी फीलिंग हो जाती है ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल. ठीक है, तो इसे हम यूफोरिया कहते हैं. तो ये सब चीजें हर एक इंसान क्रेव करता है, लेकिन ये क्रेविंग में कई बार इंसान एडिक्शन में पहुंच जाता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एडिक्शन मटेरियल्स का नहीं होता है, उससे जो मिलने वाली हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस में जो हमें बेनिफिट्स, जो हमें लग रहा है कि बेनिफिट्स है, उसका हमें एडिक्शन हो जाता है. देन दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड और इवन व्हेन देयर यूज बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. जब हमें समझ में आ रहा है कि ओके नाउ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं स्मोक करने से, हमें जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, नाउ वी आर नॉट इन आवर ओन कंट्रोल, तो तब भी इंसान इसको करने लग जाता है. इसका बैड इफेक्ट पहला तो ये है, दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड. जब स्ट्रेस नहीं है तभी भी हम ले रहे हैं. कब स्टार्ट किया था, आउट ऑफ एडवेंचर. फिर उसके बाद में कब लिया, जब फैमिली की तरफ से अनसपोर्टिव नेचर दिखाई दे रहा है, फाइट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तब ले लिया. एकेडमिक प्रेशर था, सब तब ले लिया. तो ये स्ट्रेस वाला माहौल था. लेकिन उसके बाद में दे फॉल इनटू द ट्रैप, और जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी वो ले रहे हैं, शादी हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी वो ले रहे हैं, बर्थडे है तब भी ड्रग्स ले रहे हैं. सो ये क्या लिखा है यहाँ पे, दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड और इवन व्हेन देयर यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस. अब देखो यहाँ पर जो चीज़ है ना बहुत लोगों को समझ नहीं आती है. देखो क्या लिखा है,
जब एक बार हमने वो पर्टिकुलर ड्रग्स को, पर्टिकुलर कोई भी इंसान ने वो लिया, ठीक है, उसको फर्स्ट टाइम में छोटे से शॉट में क्या हो जाता है, उसको वो पूरा यूफोरिया में चला जाता है, उसके पूरे इफेक्ट्स वो छोटे से, मतलब थोड़ा सा करने पर ही, थोड़ा सा ड्रग्स लेने पर ही वो यूफोरिया में अलग स्टेट में चला जाता है। लेकिन थोड़े टाइम में जैसे ही उसका एडिक्शन बढ़ता जाता है, उसके डोसेज बदलने लगते, बढ़ने लगते हैं। मतलब जहाँ पर वो 2 mg लेता था, मिलीग्राम, वहाँ पर अब वो 2 ग्राम लेने लगेगा। एक टाइम के बाद वो 20 ग्राम लेने लगेगा। एक टाइम के बाद 50 ग्राम जब तक नहीं लेगा ना, तब तक उसको वो पर्टिकुलर स्टेट पर जो खुशी उसको मिलनी चाहिए, जो वो उसको मेंटल स्टेट उसका होना चाहिए, वो लेवल पर वो नहीं पहुंच पाएगा। सो इट बिकम्स नेसेसिटी। पहले नेसेसिटी क्या थी कि यार थोड़ा सा ले लिया, एकदम स्टार्टिंग का लेवल है ना, एकदम स्टार्टिंग का पॉइंट है, तो थोड़ा सा ले लिया, पहुंच गए यूफोरिया स्टेट में। फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, 2 ग्राम रिक्वायर हुआ, फिर थोड़ा और बढ़ता गया 20 ग्राम्स। तो अगर हम इसको देखें हमारे डेली लाइफ रूटीन में, तो हमें जो फोन होता है ना, पहले तो एकदम स्टार्ट में जब नया नया फोन आता है ना, तो थोड़ा ही ऐसा लगता है कि वाह, थोड़ा यूज कर लिया मतलब बहुत खुशी हो गई। फिर वही खुशी के लिए दूसरे दिन हम 2 घंटा यूज करते हैं। पहले जो हमने 1 घंटा यूज किया, उसको 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे के बाद हम 4-4 घंटे उसको यूज कर रहे हैं। और अभी अगर हम देखो तो हमारा 10 आवर्स 8 आवर्स का स्क्रीन टाइम होता है। स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा होता है फोन का, मतलब एडिक्शन, ये भी एक टाइप का एडिक्शन है। क्या हमें जो है उतना स्क्रॉल करना है रील्स को, उतना स्क्रॉल करना है टिकटॉक्स और अदर यूट्यूब शॉर्ट्स को, कि हम उस लेवल पे पहुंच सके, उतनी खुशी हमें मिल सके कि ओके नाउ दिस इज इनफ। फिर दूसरे दिन थोड़ा और कर लिया, फिर नाउ दिस इज इनफ, नाउ लेट्स कीप अवर फोन असाइड। सोओगे कब? ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, these are the effects जो हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज somewhere we are addicted to phone as well. Consequently, the receptors respond only to higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ड्रग्स के केस में ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो हमारे रिसेप्टर्स वाला होता है ना, द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स, यहाँ पर रिसेप्टर्स का खेल होता है, राइट। जो डोपामिन होता है वो उसके रिसेप्टर्स के अंदर जाके उसका जो एक इंटर ट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है। तो वहाँ के जो रिसेप्टर्स है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, उनको जो है थोड़े से रिसेप्टर्स पर वो एक्टिवेट नहीं हो रहे, थोड़े से मतलब डोपामिन पे वो एक्टिवेट नहीं हो रहे, तो उनको और डोपामिन चाहिए, उनमें और ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए उनके बीच में। सो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो रिलीज है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सेम लेवल ऑफ मेंटल स्टेट है वो ज्यादा क्वांटिटी पर आने लगता है। ठीक है, कम क्वांटिटी में वो नहीं आता। सो विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अ बॉडी इंक्रीजेस। इट लीड्स टू व्हाट? द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोसेज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, लीडिंग टू ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शन। ठीक है, however it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner, मतलब it can be continuous chain, ठीक है, to addiction. Then thus the addictive potential of the drugs and alcohol, जो एडिक्टिव पोटेंशियल इसके अंदर ये कैरी करता है ड्रग्स और अल्कोहल, पुल द यूजर इनटू अ विशियस सर्कल लीडिंग टू द रेगुलर यूज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अब्यूज। यूज उसको कर रहा है लेकिन वो उसका अब्यूज हो गया, राइट। मॉर्फिन का अब्यूज हो गया, ओपियोइड्स का अब्यूज हो गया, फ्रॉम विच ही और शी मे नॉट बी एबल टू गेट आउट। ठीक है, तो ये हमारे समझने के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट्स एडिक्टेड एंड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द यूज। मतलब डेली लाइफ रूटीन कुछ काम ही नहीं चल रहा है आगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उतना पर्टिकुलर जो है अमाउंट नहीं आया, उतना पर्टिकुलर अमाउंट का हमने, जो एडिक्ट होता है उतने पर्टिकुलर अमाउंट का अगर जब तक वो ड्रग्स नहीं लेगा या फिर अल्कोहल नहीं लेगा, तब तक उसका जो है आगे का काम नहीं चलता है। सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज ऑफ डिपेंडेंस। ठीक है, इसके अंदर विड्रॉल सिंड्रोम वाला एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। सो डिपेंडेंस होता क्या है? डिपेंडेंस का यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। देखो, एक पर्टिकुलर स्टेट होता है, उसको मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है या तो उसको शो करना, एक तरीके से उसको जो है डिस्प्ले करना, कि हमारा जो है बिहेवियर चेंज होता है, हमारी बातें चेंज हो जाती है, हमारे अंदर जो है चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं? वी विल चेंज आवर बिहेवियरल पैटर्न बदल जाता है। ठीक है, तो उससे कहते हैं हम डिपेंडेंस। कब होता है ये डिपेंडेंस? जब उस चीज जो रेगुलर डोसेज में लिया जाता था, किसी भी तरीके का एडिक्शन, वो एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड हो जाए। आइदर देयर कैन बी मेनी रीजंस के जो है यू नो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, योर नोबडी इज अलाउइंग यू टू डू दैट। ठीक है, कोई ना कोई चीज से उसे ऑब्स्टेकल से रुकाया जा रहा है, ठीक है, फोर्सफुली, या तो फिर जो है फाइनेंशियल स्टेटस उतना नहीं है कि वापस से जो है जाके उसको बाय कर सके, वो प्रोडक्ट्स बाय कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई दूसरे रीजन से जो है उसका यूसेज बंद हो जा रहा है, टेम्पररीली स्टॉप हो जा रहा है। तो उस स्टॉपेज के दौरान ये सारे विड्रॉल सिंड्रोम्स निकलते हैं। सिंड्रोम्स इज व्हाट? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जैसे कि क्या क्या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहले तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ
सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। एंगर, सबसे पहले तो एंगर हो जाएगा, ठीक है, एंगरनेस आ जाएगी कि यू नो देयर इज दिस थिंग कि करना है तो वही चीज़ करनी है, तो वो चीज़ आ जाती है। दूसरा कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, नॉसिया एंड स्वेटिंग विच मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन। तो पहले तो डिपेंडेंस क्या बताया गया है कि डिपेंडेंस ये एक ऐसी टेंडेंसी है ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें हमारी बॉडी अपने आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाती है, मतलब शो करने लग जाती है, या फिर हम जो है बोलने के जरिए से या फिर हमारे बिहेवियर के जरिए से हमें वो चीज़ समझ में आती है कि नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग इनटू अ डिपेंडेंस और दे आर गेटिंग इनटू दिस वी कैन सी कि ये विड्रॉल सिंड्रोम है। क्या क्या आ जाता है विड्रॉल सिंड्रोम में, एंगर हो जाएगा, ठीक है, यू विल बिकम कंफ्यूज्ड। जो पर्सन जिसको विड्रॉल सिंड्रोम आ जाते हैं वो कब आते हैं, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग टाइप ऑफ यूज, ठीक है, कंटिन्यूअस अब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, उसके बाद में उसे वो चीज़ नहीं मिलती है, वो टाइम पर विड्रॉल सिंड्रोम आता है। सो एन एडिक्ट कैन ओनली एक्सपीरियंस दिस विड्रॉल सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या हो सकता है, उसे एंजाइटी फील होने लग जाती है। नाउ व्हाट विल हैपन, आई वांट दिस, दैट आई वांट दिस, शेकीनेस, बॉडी शेक करने लग जाती है, तो ये सारे फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं, एंजाइटी, शेकीनेस, नॉसिया, मतलब वॉमिटिंग जैसा फील हो जाएगा। तो मतलब हमारी बॉडी को वो चीज़ जब नहीं मिल रही होती है तो अवर बॉडी विल रिएक्ट, राइट। डेली चीज़ जो डेली यूसेज में आ गया था, एडिक्ट हो गई थी, हमारा जो बॉडी है वो एडिक्ट हो गया था, तो ये सारे तो विड्रॉल सिंड्रोम निकलेंगे। स्वेटिंग हो जाएगी, लार्ज क्वांटिटी में हमारे बॉडी से स्वेट रिलीज होगा, हमें एंगर हो जाएंगे, मूड चेंजेस हो जाएंगे, हमारी बातें बदल जाएगी, हमारे आईज में चेंजेस आ जाएंगे। सो दीज ऑल कम्स अंडर विड्रॉल सिंड्रोम दैट हैपेंस व्हेन देयर इज अ स्टॉपेज ऑफ यूजिंग और अब्यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, विच मे बी रिलीव, ठीक है। तो ये सब कब, ये क्यों होता है कि ये हमारे जो है एक तरीके से साइंस की तरह होता है, ये साइंस एंड सिम्टम्स में आता है कि नाउ दिस पर्सन रिक्वायर दैट पर्टिकुलर थिंग, ही और शी हैज बिकम द एडिक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और जब तक कि वो चीज़ उसे नहीं मिलेगी उसे रिलीफ नहीं मिलेगा। सो दैट मे बी रिलीव्ड व्हेन द यूज इज रिज्यूम्ड अगेन। इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन में नीड मेडिकल सुपरविजन। तो उन्हें जो है जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जिसमें यहाँ पर लेकर जाया जाता है, वहाँ पर स्पेशलाइज डॉक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको जो है ट्रेनिंग मिलती है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या करना है, ठीक है। उन्हें जो है इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट विड्रॉल सिंड्रोम। और वो विड्रॉल सिंड्रोम कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो विड्रॉल सिंड्रोम्स में बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। नाउ डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स टू सेटिएट हिज और हर नीड। सेटिएट का मतलब होता है फुलफिल करना है। तो ये अब उसका जो है जो वांट से शुरू हुआ था, मतलब ये उसका वांट था कि ये जो हमें एडवेंचर करना है, वो उसका मतलब उसके जीने के लिए एक नेसेसिटी नहीं थी, वो सिर्फ उसके वांट्स में आता है कि ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, वो उसके किस में बदल गया, नीड में बदल गया। नाउ ही और शी रिक्वायर दैट थिंग दैट हैज बिकम द नेसेसिटी, और एल्स वो क्या हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, क्योंकि विड्रॉल सिंड्रोम्स अराइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, द पर्सन विल, ठीक है, द पेशेंट विल लीड टू इग्नोर, मतलब पेशेंट जो है ही और शी विल इग्नोर ऑल दी सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स में क्या आता है कि हमें जो है सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है। सोशल नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, कि हमारे आसपास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि इस तरीके से मतलब बाहर निकल रहे हो तो इस तरीके से बिहेव करना है, इंसानों जैसा बिहेव करना है ना। वो पर्सन जिसको विड्रॉल सिंड्रोम चल रहा है, व्हाट ही और शी विल डू, किसी का पॉकेट मार रहा है, ठीक है, किसी को लाइफ थ्रेटन कर रहा है, ठीक है, जो है वेपन्स के थ्रू या फिर कोई भी शार्प चीज के थ्रू जो है उन्हें थ्रेटन कर रहा है, और उनसे जो है अगर पैसे नहीं उसके पास तो पैसे जमा कर रहा है, ठीक है, और उसे बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे जिससे वो बाय कर रहा है वो सारे प्रोडक्ट्स, उसी को ही वो थ्रेटन कर रहा है कि आई विल नॉट गिव यू मनी बिकॉज आई डोंट हैव मनी, नाउ यू हैव टू गिव मी फोर्सफुली। तो ये सोशल नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं ना, सोशल नॉर्म्स को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स, जो भी उसको चाहिए, तो ओके ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, टू सेटिएट हिज और हर नीड्स। तो ये जो एक वांट, एक एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ था, वो कहाँ जाके खत्म होता है, इस तरीके से। दिस रिजल्ट इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑफकोर्स। नेक्स्ट क्या क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के, लेट्स सी। Effects of drug and alcohol abuse. The immediate adverse effects of drug and alcohol abuse are manifested in form of reckless behavior. सबसे पहले इसके इफेक्ट्स में ये आता है कि हमारे behavioral patterns में changes आएंगे। Reckless behavior मतलब he or she will not care about the society. He or she will not care about what others are thinking of him. ठीक है, लेकिन वो जो है गलत ही करता रहेगा, ठीक है। वेंडलिज्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी डैमेज करना, किसी का प्रॉपर्टी डैमेज करना, वायलेंस करना, या फिर डैमेजिंग प्रॉपर्टीज which do not belong to you, damaging others properties। तो इस तरीके से ये
सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स, इमीडिएट इफेक्ट्स दिखाई देते हैं. एंड वायलेंस, ठीक है, ही और शी विल लीड टू वायलेंस. एक्सेसिव डोसेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा. नाउ एक्सेसिव यूसेज के बाद में क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद कोमा में चला जाएगा इंसान. एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर. डेथ और कोमा ये सब क्यों हो सकता है, वन ऑफ द रीजन इज रेस्पिरेटरी फेलियर. रेस्पिरेटरी फेलियर बहुत सारे केसेस में होता है. फर्स्टली इट विल हैपन इन कैनाबिनॉइड्स, इन ओपियोइड्स एंड अदर क्लासेस ऑफ ड्रग्स. दूसरा हो सकता है इन केस ऑफ स्मोकिंग, इन केस ऑफ टोबैको. ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर जो कि डेथ का एक रीजन बन सकता है. कोमा में इंसान जा सकता है. हार्ट फेलियर हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है. नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर जो है कैनाबिनॉइड्स में होते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर अगर ठीक है एक्सट्रीम यूसेज ऑफ कैनाबिनॉइड्स अगर लिया जाता है, दैट विल लीड टू डिजीजेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. मतलब हमारे जो कार्डियक रिलेटेड टू योर हार्ट एंड योर वेसल्स, यहाँ पर जो है प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है. सेरिब्रल हेमोरेज, मतलब सेरिब्रल इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, जिसके अंदर एक सेरिब्रम होता है और एक सेरिबेलम होता है. तो जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, सेरिब्रम, ठीक है, इधर पे हेमोरेज हो जाएगा. हेमोरेजेस इंटरनल ब्लीडिंग, हेमोरेजेस इंटरनल, ओके लेट मी राइट इट हियर. इंटरनल ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, हीमोरेज. तो ब्रेन में हीमोरेज हो जाना, दैट इज कॉल्ड ए सेरिब्रल हीमोरेज. हार्ट फेलियर बता दिया मैंने किसकी वजह से हो सकता है, कैनाबिनॉइड्स की वजह से हो सकता है, अदर ड्रग्स एंड अल्कोहल की वजह से हो सकता है. रेस्पिरेटरी फेलियर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग हो सकता है, और सेरिब्रल हीमोरेज हो सकता है क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम हमारे ठीक है पूरे CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो अफेक्ट करता है, ओपियोइड्स करता है, राइट. तो उस वजह से ये सेरिब्रल हीमोरेज कर सकता है. नेक्स्ट क्या दिया है, आई एम इरेजिंग दिस, यू नीड टू नोट डाउन एवरीथिंग. ठीक है, नोट्स बना रहे होंगे आप लोग, आई होप. नेक्स्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलॉन्ग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ. देखो कॉम्बिनेशन किसका सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है. सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ले रहे हो, उसके साथ में और देयर इनटेक अलॉन्ग विद अल्कोहल, ठीक है, मतलब ड्रग्स दैट इज ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और अल्कलॉइड्स, और जो बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, ये सब आप लोगों को दिए हुए ये सारे क्लासेस है. इसके अंदर के जो भी एग्जाम्पल्स है ड्रग्स के, मॉर्फिन वगैरह है, ठीक है, मैरिजुआना है, ये सब चीजों का जब आप अल्कोहल के साथ में कंजम्पशन कर रहे हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन. एट द सेम time you are taking two things at a time, two or more things, ठीक है, that comes under drugs and the other is from alcohol. वो combination जो है fatal है. fatal मतलब sudden, मतलब immediate fatal. इसके क्रोनिक इफेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे, इमीडिएट वो, ठीक है, इसको जो है इमरजेंसी रिक्वायर हो सकती है. जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ. नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन, मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस. देखो दिस साइंस आर गिवन फॉर द पर्सन्स, ठीक है, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, टीचर्स है, फ्रेंड्स है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल है, पेरेंट्स है, इनके लिए क्या क्या जो कॉमन वार्निंग साइज है उसमें अंदर क्या आता है. तो यू इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक प्रेशर, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है. ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब जो एवरेज बच्चा था वो बिलो एवरेज हो जाएगा, जो स्मार्ट बच्चा था वो एवरेज तक पहुंच जाएगा. सो दिस इज अ ड्रॉप, जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो रहा है. अनएक्सप्लेन एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, ठीक है, अननेसेसरी, ठीक है, एब्सेंस दिखाई दे रहा है. देन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल hygiene, he or she will not care about their personal hygiene because what they require in their life, slowly by slowly they require the addiction, they require that pleasure, the false pleasure, ठीक है. तो they will not take care of their personal hygiene. withdrawal दिखाई देगा, मतलब at a ठीक है certain point अगर उससे जो है उसे नहीं जाने दिया जा रहा है, फोर्सफुली उसे रुकाया जा रहा है, then उससे withdrawal syndromes दिखाई देंगे. isolation मतलब he or she will not be interested in talking to anyone, ठीक है, आइसोलेट होना उसे ज्यादा पसंद आएगा. डिप्रेशन, फटीग क्या होता है, फटीग इज वीकनेस. तो ये तो है, कोई भी हम अपनी बॉडी को हार्म करने वाली चीजें कंटिन्यूसली ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी को क्या कर देगी, वीक कर देगी. अग्रेसिव तो होगा ही. रिबेलियस मतलब बिट्रे कर देना, यू नो, एक एग्रेसिव नेचर उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है. ही और शी विल स्टार्ट टू फाइट बैक इवन इफ ही और शी इज रॉन्ग, उसे कहते हैं रिबेलियस बिहेवियर, ठीक है. नेक्स्ट इज डिटोरिएटिंग relationships with family and friends, मतलब he or she will not care about their relationship with their family and friends, ठीक है. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, ठीक है, उसकी हॉबीज चेंज हो जाएगी, उसके हॉबीज में उसको इंटरेस्ट नहीं बचेगा. चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, फ्लक्चुएशंस इन वेट, एपेटाइट एक्सेट्रा. ये सब कुछ आप लोग विजुअलाइज करो, आप लोग को ये सब तभी समझ में आएगा कि एक एडिक्ट पर्सन किस तरीके से बिहेवियर रखता है और कैसा दिखता है, ठीक है. फ्लक्चुएशंस होंगे किसमें, इन वेट में फ्लक्चुएशंस और एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट में फ्लक्चुएशंस देखे जाएंगे, कभी कम खा रहा है, कभी नहीं खा रहा है, ठीक है. these are the signs and symptoms of an addict. Next, there may even be some far reaching implications of drug and alcohol abuse, मतलब
देख सकते हैं हम और भी जो है एडवर्स इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं. इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स और अल्कोहल, ही और शी मे टर्न टू स्टीलिंग. करेक्ट. द एडवर्स इफेक्ट्स आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज. क्यों यहाँ पर ये ऐसा लिखा है कि जो एडवर्स इफेक्ट्स इसके देखे जाते हैं ये सिर्फ उसके जो एडिक्ट है उधर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. मतलब जो पर्सन एडिक्टेड है सिर्फ उसको ये हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे, ऐसा नहीं. उसको सिर्फ उसे ही दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है. उसके अलावा और भी लोगों के ऊपर ये इफेक्ट करेगा. जैसे कि एट टाइम्स अ ड्रग अल्कोहल एडिक्ट बिकम्स द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू हिज और हर एंटायर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज उसके बिहेवियरल चेंजेस, उसका एंगर, उस पर्टिकुलर जो है इंडिविजुअल के अंदर रिबेलियस बिहेवियर, आइसोलेशन, ऑल दीज काइंड ऑफ चेंजेस विल बी सीन दैट विल अफेक्ट द फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल. ठीक है. सो ये एक जन के लिए डिजास्टर नहीं होता है, दिस इज अ डिजास्टर फॉर द एंटायर सोसाइटी. ठीक है. नेक्स्ट, those who take drugs intravenously. Now next topic is intravenous drugs. ठीक है. इंट्रावीनस ड्रग्स का क्या मतलब होता है? इंट्रा इज रिलेटेड टू इनसाइड. ठीक है. इनसाइड. वीनस इज रिलेटेड टू योर वीन्स. तो वीन्स के अंदर जो है इंजेक्ट करके जो ड्रग्स लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रावीनस ड्रग्स. इसके अंदर क्या बताया गया है? जो दोज हु टेक इंट्रावीनस ड्रग्स डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वीन यूजिंग अ नीडल एंड अ सिरिंज. तो मेडिकल से क्या कर लेते हैं वो? दे विल बाय अ सिरिंज विद द नीडल, दे विल टेक द रिक्वायर्ड केमिकल और द ड्रग इनसाइड दैट इंजेक्शन एंड उससे क्या करेंगे? वीन्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे. सो ये जब चीजें, अगर कोई ऐसा एडिक्ट है जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेता हो, दे आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी. तो ये सब जो है कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं जो कि किसके अंदर दिखाई दे सकते हैं? एज एन एडिक्ट. ठीक है. इंट्रावीनस ड्रग्स एडिक्ट के अंदर ये सब दिखाई देता है. क्या क्या है? तो उसके अंदर सबसे पहले तो ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस उसके अंदर क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं, दे सिट इन अ ग्रुप और वो ही सेम सीरींज कोई एक अगर डायरेक्ट उसके फ्रेंड में जा रहा है जो कि HIV इन्फेक्टेड है और वही फिर वो वापस दूसरे फ्रेंड्स को दे रहा है, तो वो सारे फ्रेंड्स के अंदर उसका थोड़ा थोड़ा एक एक ब्लड, एक एक बूंद तो जा रहा ही होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड तो दूसरों के अंदर जा रहा होगा. इस वजह से जो इन्फेक्शन था, जो वायरस था, वो सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर हो जाता है. दैट इज व्हाई हियर इट इज रिटन दे आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या दिया है? द वायरसेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दीज डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सीरिंजेस. समझ आ रहा है? बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आर क्रोनिक इन्फेक्शंस. ठीक है. वो फैटल होते हैं. एड्स का तो इलाज भी नहीं है. ठीक है. वी कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ. द पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज दैट इज एड्स, उससे सिर्फ जो है मेडिसिन दी जाती है टू इंक्रीज अ लाइफ स्पैन. ठीक है. डेथ उसको होनी ही है जो कि सबको होती है. ठीक है. दे आर ठीक है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस आर क्रोनिक इन्फेक्शंस. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जो है दे विल नॉट गेट टू नो, दे विल नॉट बी डायग्नोस्ड इमीडिएटली कि आज ये एड्स हो गया, कल बुखार चढ़ जाएगा एंड परसों जाके डायग्नोस कर लेंगे. नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये रहता है और पूरे इम्यूनिटी को ये क्या कर देगा? लो डाउन कर देगा, वीक कर देगा और वीकेंड होने के बाद में जाके यू गेट टू नो दैट यू आर HIV पॉजिटिव. सो ये हेपेटाइटिस और एड्स इस तरीके की बीमारी होती है एंड अल्टीमेटली फैटल. बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड. तो ये दो इसके यहाँ पर एक मेथड वी कैन से कॉज बताए गए हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट में भी जो है बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आ रहे होते हैं, तभी एड्स और हेपेटाइटिस भी हो सकता है. और दूसरा इंट्रावीनस ड्रग्स, मतलब इन्फेक्टेड ब्लड में आ जाता है. इंट्रावीनस ड्रग्स के अंदर जो इन्फेक्टेड ब्लड ही शेयर होता है. ठीक है. यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. ठीक है. इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड. जैसे कि थोड़ा अमाउंट ऑफ दिस अल्कोहल ड्यूरिंग योर टीनेज विल लीड टू लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन योर अडल्टहुड. ठीक है. टीनेज में आपने थोड़े डोजेस लेने थे, अडल्टहुड में पहुंचते पहुंचते दैट बिकम्स अ ह्यूज क्वांटिटी. ठीक है. द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लीवर. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो क्रोनिक यूज करते हैं उनके अंदर क्या क्या डैमेजेस दिखाई देते हैं ड्रग्स और अल्कोहल के? डैमेजेस नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं. और लीवर में जो होता है ये सिरोसिस करता है. अब ये किस तरीके की बीमारी है वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो सिरोसिस में बेसिकली बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. द स्टेजेस इंक्लूड, सबसे पहले तो ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से जो हमारा नॉर्मल लीवर होता है जो कि इस तरीके कुछ शेप का होता है, राइट, और ये थोड़ा सा बायलोब्ड होता है जिसके अंदर से जो ये वाला लेफ्ट साइड वाला लोब होता है, द लेफ्ट लोब दैट इज सिचुएटेड नियर द स्टमक. ये वाला पार्ट स्टमक के पास होता है. ठीक है. लेफ्ट लोब कैसा होता है? स्मॉलर वाला होता है. तो ये लीवर का आप लोग को अभी हिस्टोलॉजी और ये सब नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि कुछ इस तरीके से हमारा लीवर प्लेस्ड होता है बिसाइड द स्टमक, ये प्रेजेंट होता है और कुछ पार्ट जो है इसका स्टमक के साथ में ऐसे क्लैश करता है इस तरीके से कुछ. ठीक है. कुछ हिस्सा इसका स्टमक के साथ होता है. ठीक है.
और कुछ जो हिस्सा है जो वो पूरा हिस्सा जो राइट लोब में इंक्लूडेड होता है, दिस इज योर राइट लोब, ठीक है, जो इसके दिस बाय लोब, इतना तो पता होगा सबको कि जो लीवर होता है वो बाय लोब्ड होता है, एंड दिस इज द राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब, ठीक है। स्मॉलर वाला पार्ट जो है दैट इज योर लेफ्ट लोब, दिस लोब इज योर लेफ्ट लोब जो कि कैसा है, स्मॉलर है, और ये राइट लोब है जो कि कैसा है, बिगर लोब है। अब ये जो लीवर है पूरा का पूरा, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं सिरहोसिस तक पहुंचने के लिए। सिरहोसिस एक बहुत ही एक्सटेंड आगे इंटेंस कंडीशन होता है जिसमें लीवर पूरी तरीके से सड़ चुका होता है, उसके अंदर बहुत सारे वुंड्स या फिर इस तरीके से कह सकते हैं वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि पहले आ जाता है फैटी लीवर, ठीक है, तो पहला स्टेज आ जाता है फैटी लीवर, ये पहले डेवलप पूरा होता है और इसके अंदर भी स्टेजेस होते हैं। एक बहुत ही लास्ट स्टेज होता है फैटी लीवर का जिसमें बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। अब वो फैट अगर जमा हो रहा है तो हमारे लीवर का क्या काम है, लीवर जो हमारे फूड को मेटाबोलाइज करता है, मतलब मेटाबोलाइज तो उसका हो गया, उसके अंदर से जो भी ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिशन आया है, ठीक है, वो सारे ब्लड के अंदर के सारे न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलग करके ये सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। और लीवर से जो है एक वीन होती है जो कि कहाँ पर पहुंचाती है, हार्ट तक पहुंचाती है। फाइन, तो लीवर उसके बीच में कनेक्टेड होता है फ्रॉम हार्ट एंड फ्रॉम द स्टमक एज वेल, ठीक है। तो स्टमक आपका जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ से, जो स्टमक से आपका जो लीवर के साथ में जो भी इसके अंदर मिक्सिंग होती है और लीवर की जो वीन होती है, ठीक है, जिसके थ्रू वो हार्ट तक जाता है ब्लड, उसके दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है। तो हमारा ब्लड डायरेक्टली, ठीक है, न्यूट्रिशन लेकर हार्ट में पंप करने नहीं लग जाता, बीच में लीवर होता है, ठीक है। अब ये जो लीवर है इसका काम यही है कि इसको मेटाबोलाइज करना, मेटाबोलाइज करने के बाद में कुछ ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स उसको अलग करना और जो ठीक है यूजफुल प्रोडक्ट्स उसको ब्लड में सर्क्यूलेट होने देना, तो ये काम लीवर का होता है। अब लीवर अगर डैमेज होने लग जाएगा तो वो अपना काम सही से कर नहीं पाएगा, ऑलराइट। अब डैमेज होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे फैटी लीवर बन गया। बेसिकली ये जो लीवर था आप लोग का जो कि बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, इसके आसपास बहुत सारे फैट के लेयर्स बन जाएंगे। सो वी विल ड्रॉ फैट लेयर लाइक दिस, इसके अंदर बहुत सारे फैट के लेयर बन गए, दिस इज बाय लोब, ठीक है। अब ये सही से काम तो कर नहीं पाएगा, ठीक है, दिस इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो फाइनल जो स्टेज होता है, कंटिन्यूस अगर अल्कोहल कंजम्पशन होता रहा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वुंड्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसका ठीक है इमेज देख सकते हो सिरोसिस का, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। यू कैन गो ऑन गूगल और थोड़ा सर्च करके आप देख सकते हो कि लीवर किस तरीके से डैमेज हो जाता है, ठीक है। वो लीवर डैमेज को अभी आप लोग को सिर्फ अभी के लिए इतना ही समझना है कि लीवर में सिरोसिस हो जाता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। अभी के लिए आप लोग के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसमें क्या होता है सिरोसिस इज बेसिकली व्हाट, वो सारे क्वेश्चन आप लोग को आने नहीं वाले हैं, लेकिन आप लोग के समझने के लिए और याद करने के लिए ये समझना जरूरी था। दैट इज व्हाई आई जस्ट एक्सप्लेन्ड अ लिटिल बिट आउट ऑफ इट, ठीक है। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। जाहिर सी बात है, जब लीवर हमारा ही लीवर सही से काम नहीं करेगा, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, द वन दैट इज कैरिंग द अनदर लिविंग बॉडी इनसाइड हर बॉडी, ठीक है, वो उसका जो है सारा उसके अंदर का सारा सिस्टम कैसे वर्क करेगा, उससे सही न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा जब हमारा ही उसका खुद का लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि प्रेगनेंसी में भी अगेन ये कैसे एक्ट करेगा एज अ, अगेन इसके जो है बेड साइड्स दिखाई देंगे। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग्स इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्समैन, ठीक है, डू टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। अब कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस एनहांस कैसे किया जा सकता है ड्रग्स और अल्कोहल के थ्रू, तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली क्या करते हैं, दे मिसयूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, anabolic steroids, diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk, to promote and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance। तो ये क्या क्या काम इन लोगों का है और क्या क्या चीज़, ये सबसे पहले तो अपने अंदर दे इनहेल और वी कैन से दे कंज्यूम दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये ड्रग्स में से कुछ पहले सबसे पहले आ जाते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ये वो एक डिवीजन है ड्रग्स का जिसके अंदर आपके बेसिकली नार्कोटिक्स होते हैं। नार्कोटिक्स में बहुत सारे नार्कोटिक्स आते हैं। जो एनाल्जेसिक्स वाले हैं वो क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू वो टाइप के ड्रग्स, द ड्रग्स या फिर वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स दैट इज यूज टू रिड्यूस पेन, ठीक है, यूज टू रिड्यूस पेन। एनाल्जेसिक्स कब देते हैं हम, जब इसका यूज बता रही हूँ, मैं इसका एडवांटेज बता रही हूँ एनाल्जेसिक्स का, कि ये मेडिकल टर्म भी है और ये मेडिकली यूज भी किया जाता है एज अ मेडिसिन, ठीक है, एज अ पेन किलर इसे यूज किया जा सकता है टू कंप्रेस और वी कैन से टू सप्रेस द पेन, ठीक है, टू सप्रेस पेन सप्रेस करने के लिए इसे यूज किया जाता है।
लेकिन यहाँ पे इसे क्या कर रहे हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। इसके अंदर का मेन एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है, ओपियोइड्स आता है इसके अंदर, ठीक है। हमने जितने भी ओपियोइड्स पढ़े वो ओपियोइड्स का एग्जांपल इधर ही यूज होता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ओपियोइड्स में ही आते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स में क्या आ जाएंगे, वो स्टीरॉइड्स, ठीक है। अभी एनाबॉलिक मतलब क्या होता है, जो चीज बना रही है, ठीक है। एनाबॉलिज्म आप लोग को पता है एनाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, यू ऑल नो व्हाट डू यू मीन बाय एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म जो कि मिलके क्या बनाता है, मेटाबॉलिज्म बनाता है, ठीक है। थोड़े ये टर्म्स है जो आप लोग को अभी थोड़े याद नहीं होंगे, लेकिन आगे जाके आप लोग को ये सब चीजें अगर आप यूज टू हो जाओगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो रोज रोज ये टर्म्स को यूज भी करना है, ठीक है। सिर्फ याद करके नहीं छोड़ना है, आप लोग को दिन में 5 टाइम्स को यूज भी करना है कि ओके नाउ दिस इज एनाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इज मेकिंग ऑफ फूड, मेकिंग और क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है। मेकिंग और वीकेंड से किसी चीज को कलेक्ट करके कोई एक नया, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बना रहे हो, आपको एक नया कंपाउंड बना रहे हो, मेकिंग और प्रोड्यूसिंग अ न्यूअर कंपाउंड, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकिंग। तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग क्या हो जाता है, ये दोनों मिला के दिस इज मेटाबॉलिज्म। यही हमारे बॉडी में पूरा चलता रहता है, राइट। मेटाबॉलिज्म दोनों ही चीजें चलती रहती है, एनाबॉलिज्म भी कैटाबॉलिज्म भी। और ये दोनों ही चीज को जब हमारी बॉडी में चल रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो ये दोनों प्रोसेस को एक ही नाम दिया जाता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दोनों आ जाते हैं, कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। तो यहाँ से आप लोग ये वर्ड याद रखो, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है कोई चीज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एनाबॉलिक स्टीरॉइड क्रिएट कर रहा है। स्टीरॉइड क्या है, स्टीरॉइड कैसे हो सकते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेन एग्जांपल आप लोगों को क्या याद रखना है यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बारे में क्या सुना है आपने, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, राइट। मेल हार्मोन क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये मेजॉरिटी में किस में मिलता है, ऑफ कोर्स मेल्स में मिलता है, ठीक है। जो गर्ल्स होती है, जो फीमेल्स होती है, उनके अंदर बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है और वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गर्ल्स में भी बॉयज में भी, लेकिन बॉयज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू, ठीक है, डेवलप टेस्टिस और उसके रिलेटेड जितने भी इसके अंदर से चीजें बन रही है, ठीक है। पूरा एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका किसके ऊपर बेस्ड है, जिस तरीके से फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नेसेसरी होता है और मेल में उतना ज्यादा नेसेसरी नहीं होता। प्रोजेस्टेरॉन का उनके अंदर कोई काम नहीं होता है। प्रोजेस्टेरॉन फीमेल के लिए नेसेसरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर एवरी आपका जो भी ओवरियन साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है। अपना हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो फीमेल्स के अंदर, वुमेन में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है, यूजफुल होते हैं। उसी तरीके से मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। अब फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए ना, तो एक चीज याद रखो, उनको जो है बॉडी हेयर ज्यादा होते हैं, ठीक है। उनको जो है मूस्टेज जो मेल्स में होती है उसी टाइप का, मतलब थोड़ा वी कैन से थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर फीमेल्स, ऐसी फीमेल्स जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा ज्यादा होता है, उनकी जो अगर आप अपर लिप्स वाले हेयर रीजन पे देखोगे तो उनको थोड़े ज्यादा हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं कि अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो बॉडी हेयर बढ़ जाएंगे, ठीक है। उनकी आईब्रोज भी बहुत ज्यादा कैसी होगी, डेंस होगी, कनेक्टेड होगी। तो ये सब किसके एग्जांपल्स, किसके सिम्टम्स है टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने के, ठीक है, फीमेल्स में, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, मेल्स के लिए होता है। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, सिस्टम को डेवलप करने के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ इसके बहुत सारे अदर सिम्टम्स होते हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जैसे कि एनर्जी क्रिएट करना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से आगे जाके आप देखोगे कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी इसमें ज्यादा होते हैं, मेल्स में ज्यादा होते हैं। ये सारी वैल्यूज है जो आप लोग को आगे जाके याद रखनी ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी के लिए आप लोग के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, अभी के लिए आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड से क्या एग्जाम्पल है, जस्ट। लेकिन अगर आप लोग को याद रखना है तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोग को एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। इसलिए मैंने बता दिया एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ये सारे लिए जाते हैं। ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले एक आर्टिफिशियल हार्मोनल पिल्स होती है, आर्टिफिशियल होती है वो, जो हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रही है, जिसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन यही उसका मिसयूज करते हैं कि उनका एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डायूरेटिक्स यूज करते हैं वो। और डायूरेटिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ, यूरेटिक्स रिलेटेड टू यूरिन। डायूरेटिक्स मतलब यूरिन हाई क्वांटिटी में बनना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज डायूरेटिक्स। जिनको ज्यादा बार यूरिन फॉर्मेशन होता है और बार उन्हें जो है यूरिन के लिए जाना पड़ता है, उन्हें जो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायूरेसिस कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट एज, डायूरेसिस, ठीक है। तो ये डायूरेसिस कंडीशन क्या है, जहां पर बार यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, बार पूरा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फुल हो जा रहा है। तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये वो पिल्स होती है, वो इंजेक्शंस होते हैं या उस तरीके के ये मेडिकेशंस होते हैं जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ये पहले तो आप लोग इतना पहले समझ लो कि कौन सी चीजें वो ले रहे हैं, उसके बाद में हम समझेंगे हर एक का रोल, ठीक है ना। सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। अब पहला इनका क्या यूज है, मसल स्ट्रेंथ। पहले किसकी वजह से इंक्रीज होगा, मसल स्ट्रेंथ किसकी वजह से
इंक्रीज होगा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वजह से, एंड बल्क, ठीक है, वो भी किस वजह से होगा, टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि अगर आप देखो टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में ऑफ कोर्स ज्यादा होता है और उनकी बॉडी भी बल्की होती है। वही अगर सेम टाइप का जिम अगर एक जगह मेल और एक जगह फीमेल करेगी तो मेल की जो बॉडी वो जल्दी ग्रो करेगी बिकॉज दे हैव टेस्टोस्टेरोन इन दैट, ठीक है। फीमेल की बॉडी कभी भी इतनी जल्दी इतने रैपिडली उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकती, ठीक है। वो बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनते हैं उतने ज्यादा फीमेल्स में उतने रैपिडली नहीं बन सकते, ठीक है। एंड टू प्रमोट अग्रेसिवनेस एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जहां पर एग्रेसिवनेस मतलब आप समझो एक अंदर से एक रेज, ठीक है, व्हाट आई एम यूजिंग द वर्ड रेज, ठीक है, अंदर से एक रेज डेवलप होता है, एग्रेसिवनेस डेवलप होती है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर आप गुस्से में कभी कोई काम कर रहे होंगे तो वो काम आप हमेशा बहुत ही फुल एनर्जाइज्ड वे में कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये इनका मोटो होता है एग्रेसिवनेस बढ़ाने का, प्रमोट करने का, जिसकी वजह से उनका एनर्जी बढ़ जाए, उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ जाए एंड 10 वो स्पोर्ट्स पर्सन सारे अपने एथलेटिक एक्टिविटीज कर सके, ठीक है। द साइड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स इन फीमेल्स। अब इसके अंदर जो आप मेल हार्मोन्स ले रहे हो, फीमेल्स में इसके जो है अलग अलग तरीके के सिम्टम्स इसमें डेवलप होंगे और दिखाई देंगे। इन फीमेल्स क्या है, इट इंक्लूड मैस्कुलिनाइजेशन, ठीक है। मैस्कुलिनाइजेशन क्या होता है, फीचर्स लाइक मेल्स, ठीक है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन ये तो पढ़ा है, मैस्कुलिनाइजेशन क्या हो जाएगा फिर, ऐसे फीचर्स डेवलप हो जाना लाइक मेल्स। क्या हो सकता है, बॉडी बल्की हो सकती है, आवाज चेंज हो सकती है लाइक मेल्स, उनकी आवाज हो रही है, उनके बॉडी पे हेयर ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, ये सारी जो फीचर्स है ये मेल से रिलेटेड है और ज्यादातर मेल्स में, जनरली मेल्स में दिखाई देते हैं। अगर ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स फीमेल ज्यादा लेगी तो उनके अंदर भी दिखाई देंगे। इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में टेस्टोस्टेरोन का कोई काम नहीं है। अगर आप हार्मोनल इंबैलेंस अपने अंदर बॉडी में लाओगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंबैलेंस होगा इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, ये तो होगा ही बिकॉज दिस इज अ फीचर क्लियरली, ठीक है, फॉर मेल, ठीक है। एक्सेसिव हेयर होता है उनकी बॉडी पे, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस आपको पता है, क्लिटोरिस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। फिर डीपनिंग ऑफ वॉइस क्या हो जाती है, जिस तरीके से मेल्स की वॉइस होती है जिसको हम कह सकते हैं लो पिच वॉइस होती है उनकी, और जो फीमेल्स होती है उनका पिच कैसा होता है, ज्यादा होता है, तो लो पिच वॉइस उनका हो जाएगा इन केस ऑफ फीमेल्स। नाउ इन केस ऑफ मेल्स क्या क्या दिखाई देता है, इन मेल्स इट इंक्लूड्स एक्ने, उनके बॉडी पर एक्ने आ जाएगी, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, ठीक है। तो ये अपोजिट पूरा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेने की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है पूरा क्या हो रहा है, इंबैलेंस हो रहा है। उनकी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड था वो नेचुरली उनकी बॉडी में प्रेजेंट था, बट बिकॉज दे आर टेकिंग एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स फ्रॉम एक्सटर्नली उससे वो ले रहे, ठीक है, कंज्यूम कर रहे, तो अब हार्मोनल इंबैलेंस होगा और उसके ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। क्या है, डिप्रेशन है, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, यू नो टेस्टिकल्स राइट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटलिया में आता है, ठीक है। नाउ डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पर हार्मोनल इंबैलेंस होता है इन मेल, वहां पर स्पर्म्स के ऊपर कुछ ना कुछ आप लोग को डिफेक्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन मतलब क्या कम हो रहा है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इट इज अ टाइप और वी कैन से अ पाथवे फॉर इनफर्टिलिटी, ठीक है। स्पर्म काउंट अगर कम हो रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, ऑल्टर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये जो है इनफर्टिलिटी की तरफ से जा रहा है, राइट। जितना रिक्वायर्ड स्पर्म काउंट होना चाहिए था उतना नहीं बन पा रहा है, दैट इज अ मेजर इशू ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन, अब लीवर डिस्फंक्शन किस तरीके से होगा, क्योंकि सारे के सारे जितने भी हमारे ठीक है ये है अल्कोहल की वजह से क्या हो जाता है, वो फैटी लीवर में तब्दील हो जाता है, वी कैन से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो अब क्या होगा, वो लीवर डिस्फंक्शन होने लग जाएगा। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन, ऑफ कोर्स जब हमारी बॉडी में एक्सटर्नल केमिकल्स बढ़ रहे हैं, हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, अल्कोहल की वजह से केमिकल्स बढ़ रहे हैं हमारी बॉडी में, तो किडनी के ऊपर वो ज्यादा लोड आ रहा है उससे पूरा सेपरेट करने का, क्योंकि किडनी क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में से सारे वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मेटाबोलाइट्स, वेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को सेपरेट कर रहा है, बिकॉज वी आर टेकिंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो किडनी पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, वर्कलोड बढ़ जाता है किडनी का, जिसकी वजह से किडनी का भी डिस्फंक्शन हो जाता है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन केस ऑफ मेल्स, क्या ये अप्रोप्रिएट है, नहीं, जो जिसके लिए बना है वो उसी के ऊपर है और वो उसी के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। सो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन केस ऑफ फीमेल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन इन केस ऑफ मेल्स इट इज नॉट, और ये कब होगा, जब एक्सटर्नल एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स कंज्यूम किया जाता है फॉर एक्सेसिव, अगर उसका यूज किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, तब इसके सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। प्रीमेच्योर बाल्डनेस मतलब बाल गिर जाना, एक्सट्रीम बाल गिर जाना मतलब इतना कि टकले हो जाते हैं। enlargement of prostate gland, prostate gland is a
ग्लैंड सिचुएटेड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये इंटरनली प्रेजेंट होता है, ये ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर मिक्सिंग द स्पर्म विद द सीमेन। सीमेन इज द एक्सटर्नल फ्लूइड, ठीक है, एक अलग टाइप का फ्लूइड होता है जो कि टेस्टिस में नहीं, दूसरी प्रोस्टेट अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो सीमेन के साथ में, वो फ्लूइड के साथ में सब मिक्स होकर फिर इन फॉर्म ऑफ टोटल सीमेन के फॉर्म में वो इजैक्यूलेट होते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। दीज इफेक्ट्स, ठीक है, These effects may be permanent with prolonged use। अगर कंटिन्यू किया जाए, प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना, ठीक है, बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली यूज करने से ये परमानेंट हो जाएंगे। इन द एडोलेसेंट मेल और फीमेल, सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, फेशियल और बॉडी एक्ने आ सकता है इन केस ऑफ एडोलेसेंट मेल और फीमेल, और प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। देखो, अगर एडोलेसेंट मेल या फीमेल है, एडोलेसेंट मतलब क्या आ जाता है, एडोलेसेंट में 13, 14 इतनी एज के आ जाते हैं सब, ठीक है, एडोलेसेंट में 13 है, 14 है, 16 है, ये सारी एजेस जो होती है इसको हम एडोलेसेंट एज बोलते हैं। इस एज में यहाँ पर अभी भी हमारे बोन्स का जो ग्रोथ है वो कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, बोन्स आर स्टिल ग्रोइंग। तो इसके लिए हमारा क्या काम होता है कि हम न्यूट्रिशियस फूड खाएं if the particular person or the individual is in their adolescent age, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडोलेसेंट एज में ही एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जो भी हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे कि हमारे हाथ में लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट है, हमारे पैरों में लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक तो हमारे थाई रीजन में एक लॉन्ग बोन प्रेजेंट है और एक उसके नीचे लेग वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी लॉन्ग बोन्स जो है, जो हमारे हाथ में पैरों में प्रेजेंट होती है, इनका जो कनेक्शन वाला पॉइंट होता है, एज वी कैन से यहाँ पर, ठीक है, ये हाथ है तुम्हारा और ये नीचे की बोन्स है, ठीक है, और ये जो बोन्स है इस तरीके से मिलते हैं और यहाँ से तुम्हारे हाथ बनते हैं, ठीक है। तो ये एल्बो वाला रीजन, तो यहाँ पे जो कनेक्शन है ना, यहाँ पर जो कनेक्शन है ना, ऐसी लॉन्ग बोन्स के बीच में ये कनेक्शन जो है ये ग्रो करता रहता है। दीज आर द ग्रोथ सेंटर्स, इसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ सेंटर्स, के तुम्हारे हाथ और पैर यहाँ से ग्रो करते हैं। सिमिलरली अगर लेग वाले रीजन में देखें तो दिस इज सपोज ये आपका नी है, ठीक है, ये आप लोग का नी है और ये आप लोग का फुट है। तो यहाँ की जो बोन्स है इसके यहाँ वाले पोर्शन में, ठीक है, दिस पोर्शन एंड दीज पोर्शंस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दीज आर द ग्रोथ सेंटर्स, जिसकी वजह से आपका हाइट अभी भी ग्रो कर सकता है अगर आपकी बोन्स जो है कंटिन्यूसली ग्रो करेगी तो। लेकिन अगर आप लोग का ये ग्रोथ सेंटर्स ही क्लोज हो जाए तो क्या आपकी हाइट बढ़ पाएगी, नहीं, क्योंकि हाइट बढ़ने के लिए बोन्स का ग्रो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लिया जाए या फिर दूसरी तरीके के एनाल्जेसिक्स, ये सारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स लिए जाए, ड्रग्स लिए जाए, प्रोलॉन्ग यूज किया जाए उसका, तो क्या हो जाएगी, ये सारे इफेक्ट्स दिखने मिलेंगे प्रोलॉन्ग यूज की वजह से। क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, समझ आया। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, फटाफट से कंप्लीट करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब चीज के आप लोग को नॉलेज है, कुछ इसके अंदर नया नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। द एज ओल्ड एडेज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होल्ड्स ट्रू हियर ऑल्सो। ऑफकोर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद में जो इसका ट्रीटमेंट होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और उसमें ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर देखा जाता है कि पूरी लाइफ चली जाती है, ठीक है, इसे ठीक करते करते। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग और अल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट अ यंग एज मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। तो एडोलेसेंट एज ऐसी वेरी सेंसिटिव एज होती है जहां पर ये सब चीजें से सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, एडिक्टेड हो जाते हैं। हैंस इट इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशंस दैट मे पुश एन एडोलेसेंट टुवर्ड्स यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल। तो हमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है जो इन चीजों में उसको पुश करे, एक एडोलेसेंट, एक टीनेजर को इन चीजों में पुश करे कि उन्हें जो है ऐसे कदम उठाने पड़े। एंड टू टेक रेमेडियल मेजर्स वेल इन टाइम, ठीक है। रेमेडियल मेजर्स में क्या आ जाता है, प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर द पर्सन और द एडोलेसेंट और द टीनेजर फॉल इनटू दैट होल, ठीक है। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंटिंग दैट कंबाइंस विद हाई लेवल्स ऑफ नर्चरेंस एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन हैज बीन एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज नहीं कर पाएगा, सब्सटेंस में सब आ जाता है, अल्कोहल भी पढ़ लिया, टबैको भी पढ़ लिया, ड्रग्स भी पढ़ लिया, ये तीनों तरीके के हमने सब पढ़ लिए। अल्कोहल की वजह से सिरोसिस मेनली देखा गया है, ड्रग्स की वजह से बहुत सारे जीआईटी पर अफेक्ट करता है, सीएनएस पर अफेक्ट करता है, यूफोरिया फील होता है, बहुत सारे हमने देख लिया। टबैको की वजह से कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर है, माउथ कैंसर है, बहुत तरह के कैंसर हमने पढ़ लिए, ठीक है। सम ऑफ द मेजर्स मेंशन्ड हियर
above would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescents. सबसे पहले क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेजर्स, मतलब ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हमें दिए हुए हैं, कुछ ऐसे रेमेडीज दी गई है जिससे हमें ये समझ में आ सकता है नाउ पर्सन इज फॉलिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, इससे हम अभी से निकाल सकते हैं. अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. क्यों हो सकता है, पहले तो पीयर प्रेशर में आके एवरी चाइल्ड हैज हिज और हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड. हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर एक की अपनी आइडेंटिटी होती है जिसे हमें जानना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसे नर्चर करना है, मतलब उसे इंकरेज करना है. ओके, दिस साइड ऑफ योर इज गुड, यहाँ पर आप गलत कर रहे हो, यहाँ पर आप सही कर रहे हो. तो जो सही वाला हिस्सा है, जो उसके मतलब जो सामने इंसान है उसका जो अच्छा वाला पार्ट है, उसे हमने क्या करना है, इंकरेज करना है. अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज और हर थ्रेशोल्ड लिमिट्स, बी इट स्टडी, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज. हर एक को एक ही नजरिए से, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता. हर एक की इंटरेस्ट, हर एक की कैपेसिटी, हर एक का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल लिखा था, एक फिश और एक रैबिट के बीच में ये, या फिर वी कैन से एक फिश और एक मंकी के बीच में ये रेस नहीं लगाई जा सकती कि ट्री पे पहले कौन चढ़ेगा. ऑफ कोर्स मंकी चढ़ेगा क्योंकि फिश की वो कैपेसिटी नहीं है. लेकिन वही अगर हम कह दें मंकी को स्विम करने के लिए, तो क्या वो स्विम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों की थ्रेशोल्ड एक लिमिट है, वो उतनी ही लिमिट तक वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते. तो हर एक की लिमिट को जानना और उससे बढ़कर, उससे बियॉन्ड कुछ एक्टिविटीज नहीं देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एजुकेशन एंड काउंसलिंग. एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम और हर टू फेस प्रॉब्लम, स्ट्रेसेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. बहुत से लोगों को फेलियर एक्सेप्टेंस नहीं आता है, इवन आफ्टर रीचिंग अ वेरी हाई एज, मेच्योर एज पे पहुंचने के बाद भी उनको फेलियर एक्सेप्ट करने नहीं आता. ठीक है, फेलियर के बाद में दे फील डिस्ट्रॉयड, विच इज ओके. लेकिन उसके बाद में यू हैव टू टेक अप द करेज, जो कि बहुत से लोगों को नहीं आता. तो ये काउंसलिंग करना जरूरी है कि फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, इट वुड ऑल्सो बी वर्थवाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड्स एनर्जी इनटू हेल्थी परसूट्स. ठीक है, लाइक स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, योगा, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ठीक है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स. हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स शुड बी सॉट इमीडिएटली सो दैट दे कैन गाइड अप्रोप्रिएटली. लेकिन ये जो गाइडेंस है, ये बहुत बार हम एक्सपेक्ट तो करते हैं, लेकिन हमें वैसी गाइडेंस नहीं मिलती. सो इसकी वजह से जो है पेरेंट्स और फ्रेंड्स के पास जाने से अच्छा है जो लोग होते हैं वो रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं. हेल्प में इवन बी सॉर्ट फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स. बिसाइड्स गेटिंग प्रॉपर एडवाइस टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स, दिस वुड हेल्प यंग टू वेंट देयर फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड गिल्ट. ठीक है, नाउ लुकिंग फॉर डेंजर साइंस. अभी डेंजर साइंस कैसे देख सकते हो आपके, नाउ द पर्सन, किस ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई दे सकते हैं, जैसे अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस डिस्कस्ड अबाउट. इवन फ्रेंड्स, इफ दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल, शुड नॉट हेजिटेट टू ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ पेरेंट्स और टीचर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन कंसर्न. मतलब जैसे जो पर्सन है, जैसे कि टीचर है, उसको जाके आप बता सकते हो. नाउ एप्रोप्रिएट मेजर्स would then be required to diagnose the malady and underlying causes. malady मतलब एक बहुत बड़ा डिसास्टर को हम malady कहते हैं. तो उसको डायग्नोस कैसे करना है, उसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, वो समझना जरूरी है, ताकि हम वो सारे कॉजेस को प्रिवेंट कर सके. और ये फिर चीजें जो है उसके लिए थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, थोड़ा वो ठीक है, द पर्सन विल स्टॉप गेटिंग टुवर्ड्स दैट addiction. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. Now seeking professional and medical help. ठीक है, a lot of help is available in form of highly qualified psychologists, psychiatrists and de-addiction rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got into the quagmire of drug and alcohol abuse. With such help, affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and can lead a perfectly normal and healthy life. तो medical और professional help भी बहुत सारी मिलती है. ये सब आप लोग को समझाने के लिए समझाया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आते नहीं है. समरी में क्या है, हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज. ये तो आप लोगों को सबसे पहला हेल्थ वाला जितना भी पार्ट है सब आप लोगों को समझना है. ड्रग एंड अल्कोहल वाला समझना है. इसके बाद में जो रेमेडीज वगैरह दिए वो अगर एक बार भी आप लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे, दैट्स इट. कुछ लाइन टू लाइन याद करने की जरूरत नहीं है उस पार्ट में. जो रेमेडीज आप लोगों को दिए जो अभी हमने पढ़ी, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग. तो हमारा जो हेल्थ है इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक पर्सन को हेल्दी कब कह सकते हैं, जब उसका कैसा स्टेट हो, वो फिजिकली, मेंटली, सोशली और साइकोलॉजिकली वेल बीइंग में हो, मतलब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में हो. फिजिकली बेस्ट परफॉर्मेंस है लेकिन मेंटली दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो क्या वो हेल्दी है? नहीं. ठीक है, नाउ इस तरीके से हमने पूरा ये पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में. Diseases like typhoid, cholera, pneumonia, fungal infections of skin, malaria and many others are major cause for distress. ठीक है, to human beings. Vector borne diseases कौन सी होती है, जो कि किसके थ्रू आती है, कोई वेक्टर मतलब कोई ना कोई क्या होता है उसके अंदर बीच में एक
पैरासाइट प्रेजेंट होता है, या फिर वी कैन से एक इंसेक्ट या फिर कोई भी फॉर्म में एक लिविंग थिंग प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वो पैरासाइट हमारे बॉडी में आता है, ठीक है, जो बीच में एज अ मैसेंजर काम कर रहा है, एज अ एजेंट काम कर रहा है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर बॉर्न मतलब वेक्टर की वजह से होने वाली, जैसे मॉस्किटोज के थ्रू डेंगू और मलेरिया होता है, ठीक है, लाइक मलेरिया स्पेशली वन कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये जो होता है ये सबसे ज्यादा कैसा होता है, वी कैन से इसके लिए वर्ड यूज किया गया है एक फैटल होता है, ठीक है, इफ नॉट ट्रीटेड मे प्रूव फैटल। बिसाइड्स पर्सनल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, पब्लिक हेल्थ मेजर्स लाइक प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डीकंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो बार बार क्या जरूरी है, डीकंटामिनेशन जरूरी है, ये सारे प्रिवेंटिव मेथड्स है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज एंड इम्यूनाइजेशन आर वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग दिस डिजीज। इम्यूनाइजेशन जरूरी होता है, बहुत तरीके के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में मैंने डिफरेंस बताया था, वो लेक्चर में जाओ और ध्यान से समझो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या फर्क है, क्या अंतर है। अब immune system plays the major role in preventing these diseases when we are exposed to disease causing agents। तो हमारे अंदर का एक खुद का इम्यून सिस्टम होता है जो ये सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा रेडी होता है। तो इम्यूनाइजेशन तो एक्सटर्नली दिया जा सकता है और वैक्सीनेशन एक्सटर्नली दिया जाता है, लेकिन हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है जो खुद ब खुद, ठीक है, एक्टिवेट होता है इन केस ऑफ एनी, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल जब भी आता है या फिर कोई भी तरह का पैरासाइट आता है, पैथोजन आता है, तभी, ठीक है, डिजीज कोई, ठीक है, स्टार्ट होती है, वो उस टाइम पर ये इम्यून सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है। द इननेट डिफेंसेस ऑफ अ बॉडी लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये सारे क्या है, इननेट मतलब इननेट के साथ में एक और एक वर्ड दिया होता है इनबॉर्न का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे बॉडी में ये सारी चीजें डेवलप थी ऑलरेडी, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स से हमारे बॉडी में, राइट, हमारे जो नेसल ट्रैक से लेके इसोफेगस की लाइनिंग है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग है, वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करता है, इसोफेगस का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, वो सारे जो पार्टिकल्स है उसको, ठीक है, ट्रैप करने में काम करता है। हमारे नेजल रीजन में अंदर की तरफ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, अगेन जो बाहर से डस्ट आ रही है उसको ट्रैप करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज जो उसके अंदर लगे हुए होते हैं डस्ट में, ठीक है। एंटी माइक्रोबायल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर टीयर्स में क्या प्रेजेंट होता है। अब ये वाला जो लाइन है ना, शायद आप लोग को नोट्स में नहीं दिया हुआ है, इन योर टेक्स्ट बुक जो ऊपर चैप्टर था उसके अंदर नहीं दिया हुआ था। एंटी माइक्रोबायल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं क्या टीयर्स में, ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, क्योंकि ये लाइन आप लोग को चैप्टर में नहीं दी हुई थी, तो तब तक आप लोग को पता नहीं था कि टीयर्स में भी कोई केमिकल होता है जो कि एंटी माइक्रोबायल होता है। मतलब माइक्रोब्स, अगर कोई भी तरीके का माइक्रोब है, बी इट वायरस और अ बैक्टीरिया और एनी सॉर्ट ऑफ माइक्रोब, ठीक है, तो उसके लिए ये एज अ एंटी माइक्रोबियल एक्ट करेगा और वो टीयर्स क्या करते हैं, उसे किल करने का काम करते हैं, ठीक है। और हमारे सलाइवा में भी एंटी माइक्रोबायल सब्सटेंस होते हैं एंड द फैगोसाइटिक सेल्स हेल्प टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी, ठीक है। ये फैगोसाइटिक सेल्स क्या करते हैं, पैथोजेंस को हमारी बॉडी में नहीं आने देते, बिकॉज इसका फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। इफ द पैथोजेन सक्सीड इन गेनिंग एंट्री टू आवर बॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जिसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, एंड सेल्स जिसके सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, सर्व टू किल दीज पैथोजेंस। तो ये दो तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स हमने पढ़ लिए थे। इम्यून सिस्टम हैज मेमोरी, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी है, यस, इसीलिए फर्स्ट टाइम, ठीक है, अटैक होता है, सेकंड टाइम अटैक होता है, और जो सेकंड टाइम वाला रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादा कैसा होता है, एस्टेब्लिश्ड वे में होता है और ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है सेकंड रिस्पॉन्स में, सेकंड टाइम रिस्पॉन्स में। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू सेम पैथोजन इम्यून रिस्पॉन्स इज रैपिड एंड मोर इंटेंस। तो सेकंड रिस्पॉन्स ज्यादा रैपिड इंटेंस होता है या फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाला होता है, क्योंकि फर्स्ट वाले में वो सीख रहा होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके क्या चीजें हैं जिससे वो किल किया जाए। सेकंड टाइम में उसे सब चीज पता है, उसे सिर्फ क्या करना है, अटैक करना होता है। तो सेकंड वाला रैपिड और इंटेंस होता है। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का बेस ही यही है कि सेकंड टाइम रिस्पॉन्स जब होगा तब वो ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में, इंटेंस फॉर्म में होगा। अमंग अदर डिजीजेज, एड्स एंड कैंसर किल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड। ऑफ कोर्स एड्स कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV इज फैटल बट कैन बी प्रिवेंटेड इफ सर्टेन प्रिकॉशंस आर टेकन। तो HIV वायरस के बारे में हमने पढ़ लिया। मैनी कैंसर्स आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड एप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक मेजर्स आर टेकन। ऑफ लेट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ एंड एडोलेसेंट is becoming another cause of concern because of addictive nature of alcohol and drugs and their perceived benefits like relief from stress। क्या क्या हमें benefits मिल सकते हैं, stress relief ऐसा लगता है for some time, temporary ऐसा लगता है, ठीक है। ये सारे के सारे benefits टेम्पररी होते हैं, ठीक है, वो चीजों को सॉल्व नहीं करते, वो सिर्फ टेम्पररीली रिलीफ देते हैं। अ पर्सन में ट्राई टेकिंग दीज इन द फेस ऑफ पीयर प्रेशर, एग्जामिनेशन रिलेटेड, कॉम्पिटिशन रिलेटेड स्ट्रेसेस। इन डूइंग सो ही और शी में गेट addicted to them।
एजुकेशन अबाउट दैट हार्मफुल इफेक्ट्स, काउंसलिंग करना, सीकिंग इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प वो टोटली रिलीव द इंडिविजुअल्स फ्रॉम दीज एविल्स। तो ये सब तो चीज़ें सिर्फ रीड करने वाली थी। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के जो रेमेडीज़ है उसके अंदर तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग समझ सकते हो। एक्सरसाइज अगर करवानी है तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनेगा। ये सारी एक्सरसाइजेस हम उसके अंदर सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर का होता है दी एंड। यहाँ पर ये बहुत ही एक लेंदी चैप्टर था जो हम काफ़ी सारे लेक्चर से करते आ रहे हैं। एंड आई गेस आप लोग का ये चैप्टर होते ही आप लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। एंड आई होप आप लोग टॉपिक वाइज इसके क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रहे होंगे, बाद में पूरा चैप्टर का क्वेश्चन ऐसे जंबल करके आप सॉल्व करो। पहले जो टॉपिक वाइज है वो करो, उसके रिलेटेड जो आप लोग के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिए वो करो, ठीक है। तो आप लोग के पास में एक MTG फिंगर टिप होनी चाहिए। ये तो मैं हर लेक्चर में बताती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आज मैं आप लोग को एक जो स्पेशल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था। उसके अलावा अभी बता देती हूँ, एक MTG फिंगर टिप वाली बुक होती है, बायो के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केमिस्ट्री के लिए भी ज़रूरी है, फिजिक्स के लिए लेना है तो पूरा तीनों का सेट आता है, वो आप ले सकते हो। ये जो है मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा MTG की आप लोग के MTG की जो है PYQ की बुक आती है, ठीक है। ये बुक जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसके अंदर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर की दिए और उसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के केस में उसको सॉल्व भी किया हुआ है। तो ये बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है मेरे खुद की जर्नी में, मेरे खुद के नीट के लिए टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यूजफुल रही है। फिंगर टिप्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में फिंगर टिप्स में भी, ठीक है, थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए वो मत करो, ठीक है, चलेगा, उसको आप खुद से ही कैंसिल कर दो, स्किप कर दो। लेकिन ये बुक आपके लिए जरूरी है क्योंकि एक तो पढ़ना तो आपको सिर्फ NCERT से, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई तो मॉड्यूल या कोई ना कोई बुक रिक्वायर्ड होती है। तो आई वुड रिकमेंड दीज 2 बुक्स, ठीक है। PYQs के लिए तो MTG सबसे बेस्ट है, मैंने देखा है। दूसरी और कोई बुक्स मुझे इतनी पता नहीं है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए बिल्कुल कमेंट कर सकते हो क्या इंपॉर्टेंट और PYQs की बुक है जिसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हो, ठीक है, आप लोग को आंसर की दिया और टॉपिक वाइज आप लोग को क्वेश्चन दिए कि चलो एड्स के रिलेटेड क्वेश्चन था तो एड्स का एक सब टॉपिक बना है, उसके अंदर एड्स के रिलेटेड सारे जितने भी पिछले 35 साल में 34 साल में क्वेश्चन आए वो पूरे आप लोग को उधर पे समराइज किए हुए, ठीक है, उधर पे एक ही टॉपिक के अंदर दिए हुए। ऐसी अगर कोई बुक है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। फाइन, सो लेट्स एंड दिस लेक्चर टुडे। फाइनली अभी हमारा ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। इसके PYQs भी अगर आप लोगों को चाहिए तो जल्द से जल्द मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे इसके PYQs और PYQs मिल जाएंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। खुद जो क्वेश्चंस बना रही हूँ उसके भी PDFs आप लोग को मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल की आप लोग को लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय।